पहले हमारा जो टॉपिक है वो देख लें क्या है। टॉपिक है डिटर्मिनेंट। हम मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 2.3 है और उसमें आपके पास टॉपिक है डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट किसका? हम यहाँ पे सीखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 3 by 3 मैट्रिक्स का। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 3 रोज होंगे, 3 कॉलम्स होंगे और हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। राइट। आपने मैट्रिक में 2x2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व किया था, याद है आपको? जी जी सर। 2x2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? पहले चले मैं डिस्कस करता हूँ 2x2, बिकॉज वो दरम्यान में चाहिए होगा। तो आपके पास अगर एक मैट्रिक्स हो जिसकी 2 रोज और 2 कॉलम्स हो, मैं जनरल लिख रहा हूँ। मैट्रिक्स आपके पास है, उसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है ना। ठीक है, तो फर्स्ट आपके पास उसमें इंडेक्स है। फर्स्ट एंट्री है A11, A12, नेक्स्ट A21 एंड A2N2। ये आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। डिटर्मिनेंट की नोटेशन ये है कि हम ए के दोनों तरफ क्या लगाते हैं, वर्टिकल लाइंस लगाते हैं। और राइट साइड में भी जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उसको वर्टिकल लाइंस में कन्वर्ट करेंगे। A11, A12, A21 एंड A2N2। तो 2x2 का डिटर्मिनेंट आपने ऐसे फाइंड किया था कि आप पहले फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई करते हैं। तो A11 को A22 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में नेगेटिव साइन आएगा, फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड को सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो A12 को A21 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। 2x2 के डिटर्मिनेंट का ये प्रोसीजर था। समझ आ रही है आपको? जी सर। लेकिन हमारा यहाँ पे जो टारगेट है वो ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3। तो लेट्स से कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए। वो 3x3 का मैट्रिक्स मीन्स कि उसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। तो वो कैसा होगा? A11, A12, A13, A13, नेक्स्ट A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ये आपके पास 3x3 का एक मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट करना है। तो पहली बात यह है कि ये 3x3 का मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नहीं है। तो आप डिटर्मिनेंट लिखने के लिए इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ लाइंस लगा दें पहले। ये तो नोटेशन है जो उसको आपने बड़ा ख्याल रखना है इस चीज का। स्क्वायर ब्रैकेट मींस मैट्रिक्स और वर्टिकल लाइंस मींस डिटर्मिनेंट। A11, A12, A13, A21, A22, A23, नेक्स्ट आपके पास है A31, A32 एंड A33। ये आपके पास एक 3x3 का डिटर्मिनेंट है। तो हम कैलकुलेट करेंगे कैसे। इसके लिए आपके पास एक मेथड है, एक्सपेंशन मेथड। एक्सपेंशन मेथड से मतलब ये है कि आपने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला पड़ा हुआ है वो तो 2x2 के लिए है ना। तो ये तो आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स आ गया है, तो उसके लिए आप एक्सपेंशन मेथड यूज करेंगे, मींस के 3x3 को 2x2 का में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने का कुछ प्रोसीजर है। प्रोसीजर ये है कि आपको किसी एक रो या किसी एक कॉलम से एक्सपेंड करना होता है। ठीक है, तो मैं इसको रो 1 से एक्सपेंड कर रहा हूं। तो प्रोसीजर सुने, रो 1 से कैसे एक्सपेंड करते हैं। आपके पास रो 1 की 3 एंट्रीज हैं, तीनों एंट्रीज लिखते हैं। जैसे रो 1 की फर्स्ट एंट्री A11, फिर ये रो 1 इसकी बात कर रहा हूँ बेटा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये रो 1 है आपकी, ठीक है, तो इसकी बात हो रही है। तो रो 1 की तीनों एंट्रीज आप बिना सोचे समझे लिख दीजिएगा। A11, नेक्स्ट एंट्री है A12, नेक्स्ट एंट्री है A13। ये तीनों एंट्रीज लिख देनी है।
फिर इन एंट्रीज के साथ तीनों के साथ 2x2 का डिटर्मिनेंट आएगा कैसे कि जैसे आपकी जो फर्स्ट एंट्री है A11 ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, आप इसको बेटा डिलीट कर दें तो पीछे 2x2 का एक मैट्रिक्स बच रहा है वो लिख देंगे। समझ आ रही है? फर्स्ट रो डिलीट करनी है, फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है। तो आप जरा चेक करें, अगर आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करते हैं तो आपके पास, आपको फिर मैंने शो किया था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करने पर आपके पास क्या बच रहा है? बच रहा है A22, A23 एंड A32, A33 बच रहे हैं, राइट? ये डिटर्मिनेंट दरम्यान में नेगेटिव साइन आएगा, वो नेगेटिव साइन आप लगा दें। मैं देखता हूँ, बताता हूँ आपको कब नेगेटिव कब पॉजिटिव आएगा। फिलहाल सेकंड एंट्री के साथ नेगेटिव साइन आएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये सेकंड एंट्री जिस रो जिस कॉलम में इसको डिलीट कर दें तो आपकी फर्स्ट रो डिलीट हो जाएगी, सेकंड कॉलम डिलीट हो जाएगा, बिकॉज A12 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है। तो देखें यानी क्या बच रहा है, A21, A23, A31 एंड A33, ये चीज बच रही है, इसको लिख दें। तो आपके पास बचेगा 1 2 के लिए जब आप फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे तो आपको नजर आ रहा था कि बच रहा था A21, A23 एंड A31 और A33 बच रहा था। समझ आ रही है? दरम्यान में पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, ठीक है? फर्स्ट के साथ पॉजिटिव, सेकंड के साथ नेगेटिव, थर्ड के साथ पॉजिटिव। याद रखने का तरीका आपको बताऊंगा कब कौन सा साइन यूज करना है। फिलहाल रो 1 के लिए प्लस माइनस और प्लस लगा रहा हूं मैं। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री है A13। A13 मीन्स के फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो आप जरा फर्स्ट रो डिलीट करें। फर्स्ट रो आपके पास ये फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम डिलीट करें, पीछे क्या बच रहा है बताएं? सर A21 A22 A31 A32 सर। 32। ये जो बच रहा है उसको लिख दें, जो पीछे आपके पास बच रहा है A21, A22, A31 एंड A32। ये आप देखें तीन 2x2 के डिटर्मिनेंट्स आ गए हैं। 2x2 का डिटर्मिनेंट्स हम ऊपर वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और यहां से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है? और प्लस माइनस का साइन ऐसे याद रखा जाता है, ये जो सबस्क्रिप्ट है मींस के ये जो रोज हैं ये आपको बताती हैं कि अगर रो को सम करने पर, आप रोज को सम करें, जैसे रो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मींस I+J करने से अगर आपके पास इवन नंबर आंसर में आया तो आप पॉजिटिव साइन दरम्यान में यूज कीजिएगा, और अगर I+J करने पर आपको आड नंबर आंसर में मिला तो आप बीच में नेगेटिव साइन यूज कीजिएगा। जैसे यहाँ पे इसकी लॉजिक है कि आप जरा चेक करें कि जो आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है 1+1 करने से 2 आता है, 2 इवन है इसलिए फर्स्ट के साथ पॉजिटिव साइन यूज किया। A12 1+2 करने से 3 आता है, 3 ऑड है इसलिए हमने नेगेटिव साइन यूज कर लिया, राइट? फिर उसके बाद A13 1+3 करने से 4 आता है, 4 इवन है इसलिए पॉजिटिव साइन यूज कर लिया। समझ आ गई प्लस और माइनस साइन कैसे याद रखना है? जी सर। अच्छा, ये तो आपने इसको रो 1 से एक्सपेंड किया ना, तो ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा रो 1 से ही एक्सपेंड करें। आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है? तो लेट्स से आप इसको किसी कोई और रो या कोई और कॉलम बोलें। फॉर एग्जांपल आप इसको C1 से एक्सपेंड करना चाहते हैं तो C1 से भी एक्सपेंड किया जा सकता है। आपका आंसर तीनों मेथड से सेम आएगा, जो भी आप मतलब जिस रो जिस मर्जी कॉलम से एक्सपेंड करें। तो मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, एक्सपेंडिंग फ्रॉम C1। तो एक्सपेंड करना है कहां से? एक्सपेंडिंग फ्रॉम C1। C1 से इसको एक्सपेंड करेंगे, कैसे एक्सपेंड करेंगे? C1 की फर्स्ट एंट्री लिखेंगे। C1 की फर्स्ट एंट्री है आपके पास A11। A11 जिस रो जिस कॉलम है उसको डिलीट करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट होगा, आपके पास आ जाएगा A22, A23, A32 एंड A3 एंट्री आ जाएगा। बीच में नेगेटिव साइन चले 1+1 2 इवन है इसलिए पॉजिटिव। फिर आगे C1 की सेकंड एंट्री A21 है, 2+1 कितना हुआ 3,
3 ऑड है इसलिए नेगेटिव साइन यूज कर लीजिएगा। तो A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, इसको डिलीट करें तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करने पर आपके पास बचेगा A12, A13, A32 एंड A33। समझ आ रही है? नेक्स्ट थर्ड एंट्री लिखें A31, 31 थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट करें तो पीछे ये बच रहा है, इसको लिख दें 2x2 का डिटरमिनेंट। तो A31 के लिए आपके पास क्या बचेगा? A12, A13 एंड A22, A23 बच रहा है। इस तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो आपके पास चॉइस है कि टोटल 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट का आंसर निकाल सकते हैं। समझ आ गई? जी सर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या चाहते हैं कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है इवेलुएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। तो हम इसका ना अभी जो प्रोसीजर है वो अप्लाई करेंगे। 3x3 का डिटर्मिनेंट है आपके पास 2 3 1, 1 -1 2 4 1 2। तो इसको सॉल्व करना है। तो आप जरा बताएं कौन सी रो से एक्सपेंड करें इसको? फर्स्ट रो। फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। और आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो मैं डायरेक्ट इसको इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। आपके पास ये इसने स्क्वायर ब्रैकेट यूज की हुई है। डिटर्मिनेंट के लिए आपने लाइंस लगानी है, ठीक है, वर्टिकल लाइंस लगा दें। तो वर्टिकल लाइन लगाएंगे 2 3 1 1 -1 2 4 1 एंड 2। ये आपके पास 3x3 का डिटर्मिनेंट है। तो इसको एक्सपेंड करते हैं। तो मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं कि एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1, फर्स्ट रो से एक्सपेंड। रो 1 मींस कि आपकी फर्स्ट रो है। एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1। तो रो 1 से एक्सपेंड करने का प्रोसीजर क्या है? रो 1 की फर्स्ट एंट्री है 2, लिख दें 2। जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करें तो आप चेक करेंगे 2 तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, वो डिलीट करेंगे तो पीछे क्या बचेगा? जो भी बच रहा है 2x2 का डिटर्मिनेंट वो लिख लें। समझ आ रही है बात की? तो जी सर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करने पर आपके पास बच रहा है, नजर आ रहा है -1 2 1 और 2 बचेगा। तो उसको 2x2 का डिटर्मिनेंट बना के लिख दे -1 2 1 एंड 1 एंड 2। सेकंड पोजीशन क्या बन रही है? 3 3 कौन सी रो कौन सी कॉलम है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 1 + 2 बनेगा जो कि ऑड है इसलिए नेगेटिव आ जाएगा। तो 3 आएगा, 3 फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में। इसको डिलीट करें तो 1 2 4 2 बच जाए, उसको लिख दें। तो आएगा 1 2 4 एंड 2। दरम्यान में पॉजिटिव साइन, फिर 1 लगा दें। थर्ड एंट्री। तो फर्स्ट 1 जो है वो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है, तो पीछे जो बचेगा उसको लिखें 1 -1 4 1 लिखते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 1 -1 4 एंड 1। इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो ये तो 2x2 का डिटर्मिनेंट है ना, जिसको आपने भी थोड़ी देर पहले फॉर्मूले में लिखा था कि फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई, बीच में नेगेटिव साइन, फिर सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका जो फर्स्ट है वो -1 है, फोर्थ है 2। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -2। बीच में फॉर्मूले वाला माइनस, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। -3, यहाँ पे भी फर्स्ट और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 हो जाएगा। +1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, 4 को -1 से -4, लेकिन फॉर्मूले वाला भी तो एक माइनस है जो कि उसको क्या बना देगा? +4 बना देगा। समझ आ रही है बात की है नहीं? जी सर। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2 इंटू -2 का आंसर -4, बीच में -3, और 2 -8 का आंसर -6, +1 इंटू 1 + 4 किसके इक्वल? 5 के इक्वल। सिंप्लीफाई करें 2 को -4 से मल्टीप्लाई, 2 -4 8, माइनस माइनस प्लस, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें 18, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 5 आ जाएगा। तो -18 + 18 +10 बचेगा, +10 + 5
तो टोटल आपका 15 आंसर आ गया। समझ आ गई बात की या नहीं? जी सर समझा। ठीक है, तो इस तरह से आपने 3x3 का डिटरमिनेंट सोल्व करना है। तो अब जरा इसका कोई और पार्ट देख लेते हैं। इसका पार्ट नंबर बी चेक करें, सेकंड पार्ट। ये उसने कहा है कि इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। सबसे पहला साइन नोटेशन का है। नोटेशन मैटर करती है कि आपको कंसेप्ट वाइज चीजें आती है, यानी वर्टिकल लाइन लगाएंगे। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा कॉस थीटा 0, 0 0 एंड 1। किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से एक्सपेंड किया जा सकता है। तो बताएं कौन सी रो या कौन से कॉलम से एक्सपेंड करूं? सर 3। रो 3 से। जी सर। जी, रो 3 अच्छी रो है, ठीक है। रो 3 से एक्सपेंड करने लगा हूं, ठीक है। एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 3, एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 3। तो रो 3 की फर्स्ट एंट्री कौन सी है? 0। 0 आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, उसको डिलीट करें। तो फर्स्ट रो डिलीट, सॉरी 0 जो आपके पास है वो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में है। तो थर्ड रो, सॉरी थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट करें तो पीछे क्या बचेगा? माइनस साइन थीटा 0 कॉस थीटा एंड 0 बचेगा। समझ आ रही है बात की? इसको लिख लेते हैं, माइनस साइन थीटा 0 कॉस थीटा एंड 0। ठीक है, दरम्यान में नेगेटिव साइन यूज होगा या पॉजिटिव? सबसे पहले पोजीशन लिख देना। तो ये जो रो 3 है इसकी फर्स्ट एंट्री थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में है। नेक्स्ट आपके पास थर्ड रो सेकंड कॉलम में है और नेक्स्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम में है। 3 + 1 4, 4 इवन है इसलिए पॉजिटिव साइन। नेक्स्ट आपके पास है 3 + 2, 3 + 2 ऑड है, नेगेटिव साइन यूज होगा। तो रो 3 की सेकंड एंट्री 0 लिखें। 0 जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करें, तो 0 थर्ड रो सेकंड कॉलम में उसको डिलीट करें। पीछे बचेगा कॉस थीटा 0 साइन थीटा 0, इसको लिख दें। तो बच रहा है कॉस थीटा 0 साइन थीटा एंड 0। फिर रो 3 का थर्ड एलिमेंट वो 1 है, 3 + 3 6, 6 इवन है, प्लस के साथ लिख देंगे +1। तो 1 जो है वो थर्ड रो थर्ड कॉलम है, उसको डिलीट करें तो पीछे ये बच रहा है, तो उसको यूज लिख देते हैं। पीछे आपके पास बचेगा साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा। पीछे आपके पास बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, देन साइन थीटा कॉस थीटा। समझ आ रही है बात की? अच्छा, जी आप सर। हमेशा उस रो या उस कॉलम से एक्सपेंड करें जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस है। जैसे इसमें फर्स्ट ये एलिमेंट 0 है, तो डिटर्मिनेंट का आंसर तो जो मर्जी आएगा वो 0 से मल्टीप्लाई होकर आपका टोटल 0 आपको मिलेगा। फिर सिमिलरली यही बात सेकंड के लिए भी ट्रू है। तो 0 - 0 +1, ये आप सॉल्व करेंगे। कॉस फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई, कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा। फिर साइन थीटा को माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, लेकिन फॉर्मूले में भी माइनस होता है, वो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है। समझ आ रही है बात की? और फिर एक जी वेल सर। नोन फंडामेंटल आइडेंटिटी है, वो क्या थी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल? ये ट्रिग्नोमेट्री में इसका प्रूफ भी हम करेंगे। इसे कहते हैं फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ये आप यूज कर ले, 0 - 0 0 +1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। समझ आ गई है बात की? नहीं जी समझ सर। में? क्लियर है? सर समझ आ गए। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है थर्ड थर्ड क्वेश्चन भी हम इसका कर लेते हैं। थर्ड पार्ट, अभी थर्ड पार्ट मुझे साथ साथ सोल्व करवाएं प्लीज, कैसे सोल्व कर रहे हैं हम क्वेश्चंस को। तो थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, तो डिटर्मिनेंट बनाते हैं इसको पहले। आयोटा 3 -2 आयोटा 1 3 4 0 1 एंड 2। बताएं जी कौन सी रो कौन से कॉलम से एक्सपेंड करना चाहते हैं? तो ये एक रो या एक कॉलम बताएं, सॉरी।
सर 2। रो 2 से एक्सपेंड करना चाहते हैं आप, ठीक है। अभी अपनी मर्जी करें, फिर जब मैं हिंट दिया करूंगा उधर से एक्सपेंड कीजिएगा। तो आप कह रहे हैं रो 2 से एक्सपेंड करें, ठीक है। रो 2 की फर्स्ट एंट्री कौन सी पोजीशन में है, ताकि डिसाइड करें कि पहले के साथ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। रो 2 की फर्स्ट एंट्री कहाँ पे है? 1। सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, राइट। जी सर। थर्ड सेकंड एंट्री कौन सी है? 3 किधर पड़ा हुआ है? सेकंड रो, सेकंड कॉलम। फिर 4 किस रो में पड़ा हुआ है? सेकंड रो, थर्ड कॉलम, राइट। जी सर। तो 2 + 1 इवन होता है, ऑड होता है? सर और ऑड होता है। तो ऑड है तो हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे, राइट। अगर आप रो यस 2 सर। से एक्सपेंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखने लगा हूं कि एक्सपेंडिंग फ्रॉम, हम इसको एक्सपेंड करने लगे हैं कहाँ से? फ्रॉम रो 2 से। रो 2 से एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने बस पोजीशन का ख्याल रखना होता है कि जिस पोजीशन में लाई कर रहा होता है उसको सम कर, पोजीशंस को सम करने पर अगर आंसर पॉजिटिव आया तो, इवन आया तो पॉजिटिव साइन, और अगर ऑड आया तो नेगेटिव साइन यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट एंट्री रो की कौन सी है? रो 2 की वो 1 है। 1 आपके पास किधर लाई कर रहा है? 1 लाई कर रहा है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में। इसको डिलीट करेंगे तो पीछे बचेगा 3 - 2 एयोटा 1 and 2। हम इसको लिख देंगे 3 - 2 एयोटा 1 and 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद आप चेक करें नेगेटिव साइन यूज होगा या पॉजिटिव, यहाँ पे हम नेगेटिव लगाएंगे। इस रीजन कि ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है, पोजीशन सम करने पर 3 बनता है, 3 ऑड है। दरम्यान में प्लस आगे 3 आएगा, 3 के साथ प्लस आएगा, रीजन सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 + 2 4 हो जाता है, 4 इवन है। तो ये जो 3 है ये फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम में, इसको डिलीट करें तो पीछे बच रहा है अयोटा -2 एयोटा 0 and 2, इसको लिखते हैं। बच रहा है वो क्या बचेगा? अयोटा -2 एयोटा 0 and 2। नेक्स्ट एंट्री आपके पास 4 है, 4 के साथ नेगेटिव यूज होगा, रीजन सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 3 + 2 5, 5 ऑड है इसलिए नेगेटिव यूज कर लेंगे, ठीक है। तो -4। उसके बाद जरा चेक करें कि 4 कौन सी रो कौन सी कॉलम में है? सेकंड रो थर्ड कॉलम में है 4। तो अयोटा 3 0 1 बचेगा। समझ आ गई है बात की? अयोटा यस थ्री सर। 0 and 1। अब आप ये काम करें कि इसको 2 + 2 के डिटर्मिनेंट्स हैं, बस सॉल्व करें। -1 एज इट इज, 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6, 1 को माइनस एयोटा से -2 एयोटा, फिर माइनस माइनस प्लस होके तो +2 एयोटा बनेगा। फॉर्मूले में नेगेटिव होता है, दरम्यान में +3, फिर एयोटा को 2 से मल्टीप्लाई 2 एयोटा, 0 को -2 एयोटा से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस होके तो 0 बच जाएगा। फिर नेक्स्ट एंट्री 4 है, -4, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई, अयोटा 0 को 3 से 0 हो जाएगा। समझ आ गई बात की? माइनस को जी अंदर सर। मल्टीप्लाई करें, -1 को 6 से मल्टीप्लाई -6, फिर -1 को -2 एयोटा से मल्टीप्लाई -2 एयोटा, 3 2 जार 2 एयोटा +0, 2 एयोटा, 2 एयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जार 6 एयोटा बचेगा। फिर अयोटा -0, अयोटा, अयोटा को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 अयोटा। तो ये कम्प्लेक्स नंबर है जिसके इमेजिनरी पार्ट्स को जस्ट सॉल्व कर दें। तो -6 -2 अयोटा +4 अयोटा कितना बना? +4 अयोटा, +4 अयोटा, -4 अयोटा, वो तो कैंसिल हो जाएगा। समझ आ रही है बात की? यस सर। +4 अयोटा -4 अयोटा से कैंसिल, तो टोटल आंसर आपके पास -6 आ गया। क्लियर? जी सर। सिमिलरली इसका लास्ट पार्ट है कि आपके पास ये भी एक 2 × 3 × 3 का डिटर्मिनेंट है, इसको हमने क्या करना है? इवैल्यूएट करना है। तो आप जरा चेक करें इसको कौन सी रो से एक्सपेंड करें? सर सेकंड रो। सेकंड रो से ही एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिंग फ्रॉम R2, ठीक है। तो R2 की फर्स्ट एंट्री 0 है, वो लिखें।
जीरो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे तो पीछे 2x2 का डिटर्मिनेंट आएगा। जीरो के लिए बेशक आप ना लिखा करें, वो तो उसने तो खत्म हो जाना होता है ना। ठीक है, तो बहरहाल यहाँ पे मैं लिखता ही नहीं हूँ कि बीच में क्या आएगा। क्लियर, क्योंकि उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। जो आंसर आएगा जीरो से मल्टीप्लाई होकर उसने क्या हो जाना है, जीरो हो जाना है। क्लियर। Yes, sir. दरम्यान में पॉजिटिव साइन, बिकॉज सेकंड टू आपके पास सेकंड रो सेकंड कॉलम में पड़ा हुआ है। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम इसको डिलीट करें तो आपके पास पीछे क्या बचेगा, कॉर्नर वाले बचेंगे। 2 + अयोटा -3 अयोटा एंड 6 बचेगा, राइट। फिर उसके बाद वन है, वन आपके पास थर्ड रो सेकंड कॉलम में नेगेटिव साइन आएगा। और वन जो है थर्ड रो फर्स्ट सेकंड रो थर्ड कॉलम उसको डिलीट करें, पीछे बचेगा 2 + अयोटा 1 -3 अयोटा एंड 1। समझ आ रही है, ये एक्सप्लेन कर दूं इस बात को दोबारा। जी सर, समझ आ गई। अच्छा, 2x2 के दो डिटर्मिनेंट सब आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। फर्स्ट वाला पूरा क्या हो जाएगा, 0 + 2 इंटू 6 को 2 + अयोटा से मल्टीप्लाई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं। जी 6 को सर। 2 से मल्टीप्लाई 12, 6 को अयोटा से मल्टीप्लाई तो 6 प्लस 12 + 6 अयोटा, -3 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई, -3 अयोटा स्क्वायर फॉर्मूले में नेगेटिव साइन होता है ना, तो वो माइनस माइनस प्लस होके +3 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, -1। 1 2 प्लस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई तो आपका आंसर आ जाएगा 2 + अयोटा, -3 अयोटा को 1 से, -3 अयोटा फॉर्मूले वाला नेगेटिव इसको +3 अयोटा कर देगा। आप सिंप्लीफाई कर दें इसको, 2 इंटू 12 + 6 अयोटा एंड आप जानते हैं अयोटा स्क्वायर -1 को माइनस इस +3 से मल्टीप्लाई होके -3 हो जाएगा, -1 इंटू 2 प्लस अयोटा +3 अयोटा का आंसर कितना आ जाएगा, 4 अयोटा आ जाएगा। क्लियर। यस सर। सिंप्लीफाई करें तो इसको सॉल्व करने पर 12 -3 का आंसर 9, 9 + 6 अयोटा -1 एज इट इज, 2 + 4 अयोटा। अब 2 और -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 को 9 से मल्टीप्लाई, 2 9 जार 18, 2 को 6 से मल्टीप्लाई, 2 6 जार 12 अयोटा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई -2, -1 को -4 अयोटा से मल्टीप्लाई तो -4 अयोटा बनेगा। अब रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी सॉल्व करें। 18 -2 का आंसर 16, +12 अयोटा -4 अयोटा का आंसर क्या आ जाएगा, +8 अयोटा। और यही आपका आंसर है, 16 + 8 अयोटा। समझ आ गया। जी सर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। तो कुछ डेफिनेशंस हैं, फिलहाल वो सुन लें कि डेफिनेशन ये है कि माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट। आप किसी मैट्रिसेस में माइनर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑफ सम एलिमेंट। जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं उसके माइनर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड उसके कोफैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। तो आप जी जरा ठीक उसके लिए एक जनरल मैट्रिक्स लेके मैं उसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद उसको हम सॉल्व कर देंगे। लेट्स से आपके पास ये एक मैट्रिक्स है 3x3 के लिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। तो इसमें 9 एलिमेंट हैं, हर एलिमेंट के लिए एक माइनर होगा और हर एलिमेंट के लिए एक कोफैक्टर होगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि माइनर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो माइनर किसी भी एलिमेंट के लिए कैलकुलेट करने के लिए जो प्रोसीजर है वो ये है कि
जो एलिमेंट जिस रो में या जिस कॉलम में पड़ा हुआ है उसको डिलीट करना है। जो पीछे आपके पास 2x2 का डिटर्मिनेंट बचता है उसको हम माइनर कह देते हैं, ठीक है। तो माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट A11 उसको लिखते कैसे हैं? उसको माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट A11 को हम लिखेंगे M11। एम से मतलब माइनर, और 11 वो उसकी पोजीशन बता रहा है कि कौन से एलिमेंट का माइनर है। और लिखने के लिए हम A11 जो है वो आपको फिगर से नजर आ रहा है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है। हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अ, अभी भी नहीं आ रही आवाज? जी सर अब आ रही है। ठीक है, आपका शायद इंटरनेट कनेक्शन का मसला होगा तो उस तरह से स्किप हो गई होगी। तो माइनर ऑफ A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करें तो पीछे क्या बचा था, नजर आ रहा था आपको? फर्स्ट रो डिलीट फर्स्ट कॉलम डिलीट करें तो आपके पास आएगा A22, A23 एंड A32, A33। ये आपके पास माइनर होगा, इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, क्या समझ आ रही है आपको? हाँ सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी अनीक। आपके लिए रिवीजन है कि क्या कहते हैं इसको, एक मैट्रिक्स आपके पास गिवन होगा, उस मैट्रिक्स में हमने माइनर और कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने होंगे, ठीक है। तो पहली बात हम माइनर की करेंगे। माइनर किसी एलिमेंट का कैलकुलेट करना हो, लेट से हम फर्स्ट एलिमेंट है A11, इसका माइनर कैलकुलेट करते हैं। तो इसके माइनर के लिए आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करें, जो 2x2 का डिटर्मिनेंट बचेगा उसको हम माइनर का नाम देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट A11 जो है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में पड़ा हुआ है, तो आप इसको डिलीट करें तो पीछे आपके पास ये चीज बच रही है, जिसको मैं अभी बॉक्स में आपको बना रहा हूं। तो ये इसका डिटर्मिनेंट आपका क्या होगा, माइनर होगा। समझ आ रही है बात की? वो मैंने लिख जी दिया। सिमिलरली जो सेकंड एलिमेंट है उसको अगर आप माइनर कैलकुलेट करते हैं तो सेकंड एलिमेंट कौन सा है? योर सेकंड एलिमेंट इज A12। तो A12 का माइनर अगर आपने कैलकुलेट करना हुआ तो उसको हम लिखेंगे M12। कैलकुलेट कैसे होगा? A12 कौन सी रो कौन सा कॉलम है? यू कैन चेक कि A12 तो फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, राइट। इसको डिलीट कर दें, जो पीछे डिटर्मिनेंट बचेगा उसको लिख लीजिएगा। तो फिगर से जरा ध्यान में रखें कौन सा है। फर्स्ट रो डिलीट करें, सेकंड कॉलम डिलीट करें, तो पीछे आपके पास क्या बच रहा है? आप चेक करेंगे तो बचेगा A21, A23, A31 एंड A33। क्लियर? यस सर। इसी तरह से फॉर एग्जांपल एक और कैलकुलेट करते हैं और फिर बात खत्म कर देंगे। माइनर के लिए माइनर ऑफ A22, फॉर एग्जांपल आपने A22 का माइनर निकालना हुआ तो आप कैसे निकालेंगे? A22 है सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो आप ये सेकंड रो डिलीट करें, सेकंड कॉलम डिलीट करें, पीछे क्या बच रहा है? बोलें जरा प्लीज। सेकंड रो डिलीट, सर सेकंड कॉलम A11, डिलीट। A13, A31 और इलेवन A33। थर्टीन ना बोलें, A11, वन का मतलब फर्स्ट रो हाँ फर्स्ट कॉलम, ठीक है। 11 बोलना बड़ा गैर मुनासिब है। हाँ A11 जी। ये फर्स्ट वन बताता है फर्स्ट रो है, फिर सेकंड वन बताता है सेकंड कॉलम है, ठीक है। A11, A13, A31 एंड A33 बच रहे हैं। क्लियर है? ये है माइनर की डेफिनेशन। समझ आ गई जी बात की? सर। अच्छा, कोफैक्टर्स, मैं राइट साइड में इन्हीं सब के कोफैक्टर्स लिखने लगा हूं, ठीक है। तो कोफैक्टर्स का माइनर से जो रिलेशन है पहले तो वो डिस्कस कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में माइनर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, राइट साइड में कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। कोफैक्टर्स एक्चुअली एक माइनर ही होता है। कोफैक्टर अगर मैट्रिक्स ए के होंगे तो उसके जो कोफैक्टर होंगे उसका फॉर्मूला होता है वो AI J। आई का मतलब रो, जे का मतलब कॉलम, तो उसको लिखते कैसे हैं? -1 रेज टू द पावर I प्लस जे, ये एक एक्स्ट्रा बात आ जाती है। फिर फर्स्ट रो फर्स्ट का मतलब जो माइनर है वो साथ लिख देंगे। तो
जैसे आपके पास ए आई जे इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर आई प्लस जे एंड एम आई जे, ये है कोफैक्टर की डेफिनेशन। एम आई जे माइनर है जिसको आप ऑलरेडी कैलकुलेट करना जानते हैं। अब कोफैक्टर के लिए साथ ये एक्स्ट्रा कंसेप्ट है जो कि आपको बताता है कि ये वाला फैक्टर कि आपका आंसर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। उसके लिए आपने ऐसे याद रखना है कि -1 रेज टू द पावर सम करने पर पोजीशन को इवन आपको नंबर मिला तो आपका आंसर +1 के साथ आएगा। -1 रेज टू द पावर अगर आपको आड नंबर मिला तो आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट से आपने क्या करना है, प्लस और माइनस डिसाइड करना है। बाकी कोफैक्टर और जो आपके पास माइनर है उसमें सिवाय प्लस और माइनस के इस कंसेप्ट के और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कैलकुलेट करने का मेथड वही है, जो पोजीशन है उसको डिलीट कर दें, फर्स्ट रो जो रो है जो कॉलम है उसको डिलीट करें, जो बचेगा टू का डिटर्मिनेंट वो हम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल आप कोफैक्टर कैलकुलेट करना चाहते हैं किसके, कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, आप ए वन वन के जो फैक्टर है वो आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसका कोफैक्टर नोटेशन वाइज कैसे लिखेंगे, कैपिटल A11 फॉर्मूला क्या होगा, -1 रेज टू द पावर आई प्लस जे होता है ना, तो वो 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद A11 जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दें, तो आप ये फर्स्ट रो डिलीट करें, फर्स्ट कॉलम डिलीट करें तो पीछे ये बचेगा, इसको लिख दें तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बचेगा क्या, A22, A23, A32 एंड A33। ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। समझ आ रही है बात की? और यस सर। -1 रेज टू द पावर 1 + 1 वो इवन है, ऑफ कोर्स उसको बाद में फिर सॉल्व कर लेंगे। सिमिलरली आप सेकंड एलिमेंट A12 का फैक्टर निकालेंगे तो कैसे, -1 रेज टू द पावर 1 + 2 होगा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करें, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करने पर आप चेक कर सकते हैं आपको मिलेगा A21, A23, A31 एंड A33 बचेगा, तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा, A21, A23, A31 एंड A33। क्या समझ आ रही है आपको माइनर्स और कोफैक्टर्स में क्या फर्क है? जी सर। तो अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करना है एक्चुअली हमने, या आप ऐसे करें कि ये कुछ एलिमेंट्स हैं इनके माइनर्स कैलकुलेट कर देते हैं, माइनर्स और कोफैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला पड़ा है उसको ही अप्लाई करते हैं। लेट्स से कि ये मैट्रिक्स जो है इसको ए का नाम दे देते हैं। ठीक है, जो मैट्रिक्स होता है माइनर को हमेशा कैपिटल एम से डिनोट किया करेंगे और कोफैक्टर्स को विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स नेम हम शो करेंगे। मैट्रिक्स अगर ए हुआ तो A I J, मैट्रिक्स बी हुआ तो B I J एंड सो ऑन। लेट्स से आपके पास ये मैट्रिक्स है, उसमें उसने ये कहा है कि आप M22 कैलकुलेट करो, M32 कैलकुलेट करो एंड M11 कैलकुलेट करो। ठीक है, और सेकंड में और उसने ये कहा है कि A12 कैलकुलेट करो, A31 कैलकुलेट करो एंड A33 कैलकुलेट करो। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल उसने कहा है कि माइनस कैलकुलेट करें, तो एक्चुअली वो आपसे ये कह रहा है कि आपने ये सारे माइनर्स और कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं। तो पहले मैं माइनर की बात करता हूँ, माइनर कैसे कैलकुलेट करेंगे। M22, M22 कौन सी पोजीशन बन रही है, M22 बेटा ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बन रही है, नजर आ रहा है आपको, -1 पोजीशन में M22 है। अब जरा जी सर। कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये -1 जिस रो जिस कॉलम है उसको डिलीट कर दें, तो ये सेकंड रो में है, सेकंड कॉलम है, उसको डिलीट करेंगे, जो पीछे बचेगा उसको लिख देंगे, तो पीछे 2, 1, 4 एंड 2 बच रहा है, तो इसको लिख लेते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनर आ जाएगा। समझ आ रही है बात की, एक्सप्लेन करने की जरूरत है। 2, 1, 4 एंड 2, क्लियर? यस सर। अच्छा, ये 2 × 2 का डिटर्मिनेंट है, ये सॉल्व करना तो आप जानते हैं ना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4,
4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 बिटवीन नेगेटिव साइन, तो टोटल आंसर आपका क्या आया 0। क्लियर। अच्छा M32 बताएं जरा। M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम कौन सी पोजीशन बन रही है? Uh, थर्ड रो सेकंड कॉलम yes, sir. कौन सी पोजीशन है? Sir, 2 4, sir, 2 1 or 1 2. 2 1 और 1 2, बिल्कुल आपने आज ठीक आंसर बताया। पोजीशन आपके पास ये वाली 1 है, ये रो डिलीट करें, ये कॉलम डिलीट करें, 2 1 1 2 बनेगा। अच्छा आ गए आप, बिल्कुल ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 2 1 और 1 2, 2 1 1 एंड 2। इसको भी सॉल्व करें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 एंड 2 माइनस 1 का आंसर 1 आ जाएगा। सिमिलरली M11 अगर कैलकुलेट करना हुआ तो क्या करेंगे? M11 कौन सी पोजीशन है? ये वाली, ठीक है, 2 पे जो पोजीशन है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, पीछे क्या बचेगा? So, -1 2 1 over 1 and 2. -1 2 1 एंड 2 बचेगा। इसको सॉल्व कर लें। -1 को 2 से मल्टीप्लाई, -2 2 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 बिटवीन नेगेटिव साइन, तो आपका माइनस का क्या आंसर आ गया? -4 आ गया। क्लियर है ये बात आपको? मैंने माइनस कैलकुलेट कर लिए। जी सर। ठीक है, अब जरा कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं। तो पहला कोफैक्टर उसने कहा है कि A12 कैलकुलेट करें। कोफैक्टर के लिए लेट्स से मैं, चलें कोफैक्टर आपके पास है, A12 कोफैक्टर है, वो कैलकुलेट करना है। तो कोफैक्टर के लिए एक एक्स्ट्रा टर्म साथ आ जाती है, -1 रेज टू द पावर पोजीशन 1 + 2 हो जाएगा। फिर आगे प्रोसीजर यही है, 1 2 मीन्स के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करें। फर्स्ट 1 2 कौन सी पोजीशन है? 1 2 आपके पास ये वाली पोजीशन है 3 की, तो इसको फर्स्ट रो डिलीट करें, सेकंड कॉलम डिलीट करें, तो 1 2 4 2 बच रहा है। समझ आ रही है बात की? जी सर। तो आपके पास आंसर क्या बचेगा? 1 2 एंड 4 2। तो सिंप्लीफिकेशन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। -1 रेज टू द पावर 3, 3 ऑड नंबर है इसलिए -1 के साथ आंसर आएगा। फिर 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करें, 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8 एंड माइनस एज इट इज 2 - 4 2 - 8 6, -6 बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो गए 6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो A12 का आंसर क्या आ गया? 6 आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट को फैक्टर है A31, किसके इक्वल? -1 रेज टू द पावर सम ऑफ द पोजीशन जो कि है 3 + 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में 4 पड़ा हुआ है, तो 4 थर्ड रो में डिलीट, फर्स्ट कॉलम में डिलीट, 3 1 -1 2 बच रहा है, इसको लिख देंगे। तो आपके पास क्या बचेगा? यू कैन चेक के आंसर आ रहा है 3 1 -1 एंड 2। तो -1 रेज टू द पावर 4 4 इवन, इसलिए आपका आंसर 1 पॉजिटिव के साथ आ गया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें -1, और फॉर्मूले वाला माइनस उसको +1 कर देगा। 7 है, 7 को 1 से मल्टीप्लाई तो 7 आंसर है। क्लियर है या नहीं क्लियर? जी सर, क्लियर। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो है लास्ट में उसने ये कहा है कि 3 3 भी कैलकुलेट करके दिखाओ भाई। तो 3 3 भी कैलकुलेट करते हैं, कैसे? 3 3 को फैक्टर है तो इसलिए -1 रेज टू द पावर 3 + 3 बनेगा। थर्ड रो है, थर्ड कॉलम है, डिलीट करें, थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट करने पर आप चेक कर सकते हैं क्या बचेगा? 2 3 1 एंड -1। समझ आ रही है? 2 जी 3 सर। 1 एंड -1 बचेगा। सिंप्लीफाई कर ले, -1 रेज टू द पावर 6 6 इवन, इसलिए आंसर पॉजिटिव के साथ। 2 को -1 से मल्टीप्लाई -2, 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3, बीच में नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो 1 × -5, तो टोटल आंसर क्या आया? -5 आ गया। समझ आ गई है बात की? जी सर। तो एक खास कंडीशन में माइनर्स और कोफैक्टर्स आपस में इक्वल हो जाते हैं जब इंट्रीज पोजीशन, जो पोजीशन का सम जब पॉजिटिव इवन होता है। 2 + 2, आप A22 कैलकुलेट करो। ठीक है, माइनर्स और कोफैक्टर्स आपस में इक्वल कब होते हैं? जो इवन पोजीशन हो, जैसे A11
M11 कैलकुलेट कीजिएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। 3 3 A33 M33 कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर पॉजिटिव आएगा, सेम आएगा, इक्वल आएगा। इवन पोजीशन के लिए कोफैक्टर्स और माइनस इक्वल होते हैं, और आड पोजीशन के लिए कोफैक्टर्स और माइनर इक्वल नहीं होते। समझ आ गई है आपको ये बात? जी सर। ये चले एक कंसेप्ट है। नेक्स्ट आपके पास ये है कि डिटर्मिनेंट्स बाय कोफैक्टर मेथड, कि आप डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे कोफैक्टर मेथड से। डिटर्मिनेंट बाय कोफैक्टर मेथड, ठीक है। तो कोफैक्टर बेसिकली एक्सपेंशन ही, हमने एक्सपेंशन करके डिटर्मिनेंट लिखा है ना। तो अब हम एक कोफैक्टर से डिटर्मिनेंट, कोफैक्टर मेथड है उसकी मदद से डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सपेंशन मेथड था। तो मैं आपको सारे केस बल्कि डिस्कस करवा देता हूँ कि लेट्स से आपके पास एक डिटर्मिनेंट गिवन है या मैट्रिक्स गिवन है ए, आप इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। वो कह रहा है इसका डिटर्मिनेंट निकाले। तो चले आप ऐसे करें बेटा, इसको रो 1 से जरा एक्सपेंड करो। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? बाय रो 1 से भी एक्सपेंड किया जा सकता है, रो 2 से भी एक्सपेंड किया जा सकता है, रो 3 से भी, एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैं अगर रो 1 को इससे को एक्सपेंड करूंगा तो क्या लिखूंगा? मैं तो ऐसे लिखूंगा ना, A11, और उसके बाद ये रो, ये कॉलम डिलीट करें तो पीछे ये चीज बच रही है, इसी को तो हमने कोफैक्टर का नाम दिया था, राइट। तो रो 1 से अगर आप डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं तो क्या बनता है? A11 कोफैक्टर A11। फिर नेक्स्ट एंट्री A12, A12 अगर आप लिखते हैं तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करें तो पीछे तो अगेन कोफैक्टर ही बच रहे। तो A12 कोफैक्टर A12। सिमिलरली A13 थर्ड रो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो पीछे कोफैक्टर बचेगा अगर इसको डिलीट करते हैं तो 21, इसका मतलब क्या क्या बचेगा? A13 कोफैक्टर A13। ये रो 1 की मदद से कोफैक्टर से, क्योंकि 1 प्लस इधर से नेगेटिव साइन बैलेंस हो जाता है। आप बल्कि ऐसे याद रखें कि कोफैक्टर के लिए जब भी आप लिखते हैं तो डिटर्मिनेंट का ये जो फॉर्मूला बना है इसके दरमियान हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। अदरवाइज पोजीशन को सम करने पर 8 जो आता है, जो नेगेटिव साइन प्रोड्यूस करता है, वो जो है वो इस कोफैक्टर के अंदर मौजूद होता है, वो बैलेंस हो जाता है। एनीहाउ ये रो 1 से एक्सपेंशन का फॉर्मूला है, जिसे कोफैक्टर मेथड कहते हैं। समझ आ रही है बात की कैसे लिखना है? जो एंट्री है रो 1 के लिए लिखना चाहते हैं तो रो 1 की एंट्री लिखें और उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, सेकंड एंट्री लिखें रो 1 की और इसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, थर्ड एंट्री लिखें रो 1 की और इसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लिख देंगे। सिमिलरली आप मुझे बताएं कि अगर आप R2 से एक्सपेंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अगर R2 से एक्सपेंड करते हैं तो R2 की एंट्री A21 और उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कौन सा है? कोफैक्टर कैपिटल A21। फिर सेकंड एंट्री R2 की कौन सी है? A2 और उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A2, A22। फिर उसके बाद R2 की थर्ड एंट्री A23 और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर है वो कौन सा है? A23। समझ आ रही है बात की? जी सर। अच्छा, R3 के लिए रो 3 से एक्सपेंड करके तो कोफैक्टर का फॉर्मूला बताएं मुझे, क्या बनेगा? सर A31 कोफैक्टर A31 वेरी गुड, A31 कोफैक्टर A31 प्लस A32 कोफैक्टर A32 A32 कोफैक्टर A32। नेक्स्ट एंड A33 कोफैक्टर A33। A33 एंड कोफैक्टर A33 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप कॉलम्स के लिए भी लिख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि लिखने की जरूरत है मुझे फॉर्मूला इसमें, क्योंकि याद हो जाएगा आपको। अगर आप कॉलम्स के लिए लिखना चाहते हैं, मैं वर्बली बोलता हूँ, अगर आपको ना समझ आए तो बताइएगा। फर्स्ट कॉलम के लिए लिखेंगे तो A11 कोफैक्टर A11,
A21 को फैक्टर A21, A31 को फैक्टर A31। सिमिलरली सेकंड कॉलम के लिए A12 को फैक्टर A12, A22 को फैक्टर A22, A33 को फैक्टर A32, सॉरी। एंड सिमिलरली थर्ड कॉलम के लिए भी आप इसी मेथड से लिख सकते हैं। समझ आ रही है बात की? जी सर। क्लियर हो गया है? जी सर। अच्छा, अब जरा एक काम करें। आपका जो क्वेश्चन 2 है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट बाय कोफैक्टर मेथड। कोफैक्टर मेथड से डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, ठीक है। ऊपर जो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन 1 से किया था वो एक्सपेंशन मेथड था, ठीक है। वो क्या यस था? सर। वो एक्सपेंशन मेथड था। अब हम इसको कोफैक्टर मेथड से कैलकुलेट करते हैं। तो आप बताएं कौन सी रो के लिए आपको बेहतर लग रहा है। फर्स्ट पार्ट इसको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। लेट करता हूँ कि जो मैट्रिक्स ए है फर्स्ट पार्ट में वो आपके पास है बेटा 3 सर एक 2 सेकेंड। 3, जी बेटा, 4 5 1 2 1 एंड 0। तो कौन सी रो के लिए फॉर्मूला लिखूं? कोफैक्टर मेथड से हमने इस चीज को सॉल्व करना है। लेट से मैं R1 के लिए कोफैक्टर मेथड लिखने लगा हूं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू A11 कोफैक्टर A11 प्लस A12 कोफैक्टर A12 प्लस A13 कोफैक्टर A13। तो इसमें जो स्मॉल a है ये बेसिकली पोजीशन है। A11 वो वाली एंट्री जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो आप चेक करें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में एंट्री कौन सी है? 3। इसका मतलब कि A113 के इक्वल। A12 स्मॉल की बात हो रही है, स्मॉल A12 वो वाली एंट्री जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आपके पास एंट्री 2 पड़ी हुई है। इसका मतलब A12 2 के इक्वल। सिमिलरली फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वाली एंट्री A13 वो कौन सी है? 3 है। तो हमने ए स्मॉल A11 A12 A13 कैलकुलेट कर लिया। अब फॉर्मूले में तो आपको कोफैक्टर्स भी चाहिए, तो वो हम अब बारी बारी इसी तरह से कोफैक्टर्स भी कैलकुलेट करते हैं। तो पहला कोफैक्टर कौन सा है? कैपिटल A11। मतलब कि फॉर्मूला क्या होगा? -1 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 1। फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दें। तो अगर आप फर्स्ट रो डिलीट करें फर्स्ट कॉलम डिलीट करें तो 5110 बच रहा है। तो इसको लिख लेते हैं पीछे 5 1 1 एंड 0। तो सिंप्लीफाई करें -1 रेज़ टू द पावर 2 होगा और 2 इवन है इसलिए आंसर +1 के साथ। 5 को 0 से मल्टीप्लाई 0, बीच में नेगेटिव साइन, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, 0 -1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर -1 आ गया। इसका मतलब को फैक्टर A11 किसके इक्वल? -1। सिमिलरली नेक्स्ट चीज में हमें A12 भी चाहिए, तो A12 कैलकुलेट करते हैं। A12 कैसे होगा? -1 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 2। फिर आप क्या करेंगे? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करें। चेक करें जरा, अगर आप फर्स्ट रो डिलीट करेंगे सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे तो पीछे क्या बचेगा? 4120 बच जाएगा। तो हम इसको लिख देते हैं 4 1 2 एंड 0। सिंप्लीफाई करें -1 रेज़ टू द पावर 3, आंसर नेगेटिव 7 के साथ आएगा बिकॉज आड है। 4 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 एंड 0 -2 का आंसर -2। -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आंसर आपका 2 आ जाएगा। लास्ट आपके पास जो को फैक्टर है A13 वो भी कैलकुलेट कर लें। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा? को फैक्टर A13 सेम उसी तरह से -1 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 3 इज इक्वल टू आपके पास क्या बनेगा? -1 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 3। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट कर देना है। ये आपके पास बेटा फर्स्ट रो है, ये आपका थर्ड कॉलम है, इसको डिलीट करें तो पीछे क्या बचेगा? 4521 बच जाएगा।
तो इसको लिख देते हैं, तो आ जाएगा 4, 5, 2 एंड 1। सिंप्लीफाई करें इसको, -1 रेज़ टू द पावर 4, 4 इवन है, आंसर 1 के साथ आएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4, 5 को 2 से मल्टीप्लाई 10 एंड 4 -10 को सॉल्व करें तो -6, -6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आंसर -6 आ जाएगा। तो फॉर्मूले में हमें यही 3 को फैक्टर्स चाहिए थे, वो मैंने लिख लिए। जी अनीक, यहाँ तक मसला? नहीं सर। अच्छा, अब जरा चेक करें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाला जो ऊपर फॉर्मूला है उसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, तो ऊपर वाले डिटर्मिनेंट में वैल्यू पुट करें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, आपके पास जो एलिमेंट A11 है उस वो कौन सा है, वो 3 है, और को फैक्टर A11 हमने कैलकुलेट किया वो -1 है, फॉर्मूले के दरम्यान पॉजिटिव। फिर A12 एंट्री हमने कैलकुलेट की, वो आपके पास 2 आई है, और को फैक्टर A12 की जो एंट्री कैलकुलेट की है वो आपके पास क्या आई है, वो भी 2 आ गई है। फिर A13 कैलकुलेट किया हुआ है वो 3 के इक्वल, और को फैक्टर A13 किसके इक्वल, -6 के इक्वल। इसको सॉल्व करें तो आपको आंसर मिल जाएगा, जैसे 3 को -3 से 1 से मल्टीप्लाई -3, 2 2 जार 4, 3 को -6 से मल्टीप्लाई -18, सम करें -3 + 4 1 1 -18, तो -17 आपके डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया। समझ आ गई ये बात? जी सर। तो -17 डिटर्मिनेंट का आंसर है। बताएं ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है? सर ये नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर है, ठीक है। तो इसका जी सेकंड सर। पार्ट इस प्रोसीजर से हो जाएगा ना। जी सर। आप किसी भी रो 1 के लिए ही बेशक फॉर्मूला लिख लीजिएगा और फिर सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है, इसी प्रोसीजर से। सेकंड आपको होमवर्क दे रहा हूँ। नेक्स्ट इसका ओके सर। थर्ड और फोर्थ में से कोई एक मुझसे सॉल्व करवा ले। आई थिंक 4 करवा देता हूँ मैं। जी सर। ठीक है, तो 4 को हमने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर मेथड। अब आपने सात सात चीजें बतानी है मुझे, ठीक है। तो लेट यस कर सर। लेते हैं सबसे पहले तो मैट्रिक्स को ए के इक्वल, ताकि कोफैक्टर्स आप ए लिखना शुरू कर दें। तो मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 1 -एयोटा, 2 1 + एयोटा, देन 3 1 4 0 2 एंड 3। जी अनीक, बताएं डिटर्मिनेंट किस रो से एक्सपेंड करके लिखना चाहते हैं। चले आप फर्स्ट सर रो के लिए बोल दें। फर्स्ट रो के लिए फॉर्मूला बोले, कोफैक्टर मेथड किसके इक्वल होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बोले फॉर्मूला। सर सर A11 को A11, फैक्टर A11 वेरी गुड, A11 कोफैक्टर प्लस A11। A12 को फैक्टर A12 यस, नेक्स्ट। प्लस A13 को फैक्टर A13। कोफैक्टर A13। अच्छा, अब स्मॉल जो ए है वो इंक्रीज है ना, तो A11 स्मॉल A11 किसके इक्वल है? फर्स्ट रो फर्स्ट सर कॉलम में वन क्या पड़ा हुआ है? फर्स्ट सर 1 4 2 3। नहीं नहीं, 1 4 2 3, ये आप कैसे लिख रहे हैं? A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A11 ये हाँ एंट्री वो वाली जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन सी एंट्री पड़ी हुई है? सर 1 -आयोटा। वेरी गुड, 1 -एयोटा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ये वाली एंट्री पड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, जी सर। अब नेक्स्ट एंट्री लिखते हैं A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में कौन सी 2 एंट्री पड़ी हुई है? बिल्कुल ऐसे ही है, 2। A13 बोलें। सर 1 + आयोटा। 1 + एयोटा, तो ये स्मॉल एज हमने कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। अब कैपिटल एज मींस के कोफैक्टर्स की बारी है, तो पहला कैलकुलेट करते हैं A11। तो इसका फॉर्मूला क्या था, -1 रेज़ टू द पावर 1 + 1। अच्छा, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करें, पीछे क्या बचेगा? सर 1 4 2 3। 1 4 2 एंड 3 बचेगा। इसको सिंप्लीफाई करना है, -1 रेज़ टू द पावर 2 इवन, 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3, 2 को 4 से मल्टीप्लाई 8, फॉर्मूले में नेगेटिव साइन। सिंप्लीफाई करें तो 1 × -5, टोटल आपका आंसर क्या आ गया, -5। क्लियर?
नेक्स्ट है Yes, sir. A12, तो A12 को फैक्टर है फॉर्मूला -1 रेज टू द पावर 1+2। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करें तो ये Sir, आपकी फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम 3403. वेरी गुड 3403 बचेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं 3 4 0 and 3 -1 रेज टू द पावर 3 ऑड है इसलिए नेगेटिव साइन आ जाएगा -1। नेक्स्ट 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9, बीच में नेगेटिव, 0 को 4 से 0, 9 - 0 9, 9 को -1 से मल्टीप्लाई -9। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो क्या कहते हैं उसको कोफैक्टर A12 भी मिल गया। नेक्स्ट आप चेक कर सकते हैं कि हमें कोफैक्टर A13 की भी जरूरत पड़ेगी। तो कोफैक्टर A13 मैं इधर कैलकुलेट करने लगा हूँ, जरा चेक कीजिएगा। A13 फॉर्मूला क्या बनेगा, -1 रेज टू द पावर 1+3, राइट। जी सर. और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करें, फर्स्ट रो डिलीट करें, थर्ड कॉलम, पीछे क्या बचेगा। Sir, 3102. बिल्कुल ऐसा ही है, 3102 बच जाएगा, 3 1 0 and 2। इसको सिंप्लीफाई करें, -1 रेज टू द पावर 4 4 इवन, इसलिए आंसर पॉजिटिव के साथ। 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6, 0 को 1 से मल्टीप्लाई 0, 6 - 0 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई 6। A13 का आंसर क्या आ गया, 6 के इक्वल आ गया। 6. क्लियर है ये बात। जी सर. अच्छा, अब सारी वैल्यूज उठा के फॉर्मूले में पुट कर देनी है, ठीक है। तो अब जरा चेक करें, आपका फॉर्मूला क्या था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11 को फैक्टर A11, A12 को फैक्टर A12, A13 को फैक्टर A13। वैल्यू पुट करें, A11 किसके इक्वल था, 1 माइनस योटा, तो आ जाएगा 1 माइनस योटा। को फैक्टर A11 का आंसर वो था -5, तो -5 आ जाएगा। फिर उसके बाद A12 को फैक्टर क्या था, वो -9 था, तो आ जाएगा -9। एंड को फैक्टर A12 क्या था, वो A12 जो एलिमेंट था उसका आंसर 9 और कोफैक्टर का आंसर A12 एलिमेंट का आंसर 2 और कोफैक्टर का आंसर -9 था, ठीक है। तो ये आप एलिमेंट को पहले पुट कर दें ताकि आपको पता चले, और कोफैक्टर का आंसर -9। सिमिलरली A13 कैलकुलेट किया हुआ है 1+ आयोटा, और कोफैक्टर A13 का आंसर आपके पास 6 आया हुआ है, तो 1+ आयोटा टाइम्स 6 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करें, -5 को 1 से मल्टीप्लाई -5, -5 को प्लस माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई +5 आयोटा, -2 को -9 से मल्टीप्लाई माइनस माइनस +18 हो जाएगा, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई 6 एंड 6 को आयोटा से मल्टीप्लाई 6 आयोटा, और -5 +18 +6 कितना आंसर आता है, 24, 18 + 6, 24, 24 -5, आई थिंक +19 आ जाता है, राइट। जी सर. एंड 5 आयोटा +6 आयोटा 12 11 आयोटा, तो 9 डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आ गया, 19 + 11 आयोटा। कैलकुलेशन आप खुद से चेक कर लीजिएगा, यही प्रोसीजर है, ओके। यस सर. इसका थर्ड आपने होमवर्क करना है, तो मेरी तरफ से क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हो गया है। अभी मेरी आपने लेट क्लास ज्वाइन की थी, अभी फॉरन क्लास है तो स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी डिटेल बात करते हैं, ठीक है। जी सर. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर. इससे जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था 3.1 एक्सरसाइज का, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो आपके पास नॉलेज है वो जस्ट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। ये दो बातें आपको मालूम होना चाहिए। तो सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि अ मैट्रिक्स ए इज
सिंगुलर इफ आप उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो तो उस मैट्रिक्स को आप कहते हैं कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिमिलरली जो दूसरी डेफिनेशन है वो नॉन सिंगुलर के लिए है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि a matrix A is non-singular if determinant of A is non-zero. It means कि a matrix A is non-singular. हम कहेंगे कि एक मैट्रिक्स A है जो नॉन सिंगुलर है कब, जब आप उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें और डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो नॉन जीरो नंबर आ जाए, वो मैट्रिक्स आपके पास क्या हो जाएगा, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को यूज करते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है कि डिटरमिन which of the following matrices are singular and which of them are non-singular। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को हमने बताना है। फर्स्ट टू पार्ट सिमिलर हैं, सेकंड लास्ट टू पार्ट सिमिलर हैं। तो फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा सॉल्व करवाऊं मैं, एक आपको होमवर्क दूंगा। सर सेकंड करवा दें। सेकंड करा देते हैं, ठीक है। तो इस सेकंड में लेट कर लेते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो ए है। एक्चुअली हमने ए के बारे में डिसीजन लेना है कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। 3 -1 2 2 0 1 -1 5 और 1 है, ये मैट्रिक्स है। तो ऑफ कोर्स इसका सिंगुलैरिटी डिपेंड करती है डिटर्मिनेंट पे। तो इसका मतलब हमें डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट के लिए आप क्या करेंगे, ए के दोनों तरफ सबसे पहले तो नोटेशन का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। ए के दोनों तरफ वर्टिकल लाइंस लगाएंगे, ठीक है। तो बनेगा 3 -1 2 2 0 1 -1 5 एंड 1। ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट है। तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस में हम रो 1 से ही एक्सपेंड किया करेंगे। तो एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1, ठीक है, रो 1 से एक्सपेंड कर लें। तो एक्सपेंशन जो प्रोसीजर था वो क्या था कि हम रो 1 की फर्स्ट एंट्री लिखेंगे। जैसे रो 1 की फर्स्ट एंट्री आपके पास है 3, फिर ये जो 3 है ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको आप डिलीट कर देंगे। तो 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में इसको डिलीट करें तो पीछे बच रहा है 0 1 5 1। तो ये 2x2 का डिटर्मिनेंट बचेगा, उसको लिख देंगे। बचेगा क्या, 0 1 5 एंड 1। बीच में नेगेटिव साइन आता है, फिर -1 लिखते हैं। फिर -1 जिस रो जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दें तो पीछे क्या बचेगा, 2 1 -1 और 1, सर इसको लिख देंगे। जी अनीक वेलकम। -1 लिखने के बाद आपके पास 2 1 -1 और 1 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद +2 लिखेंगे और ये जो 2 है जिस रो जिस कॉलम में है उसको डिलीट करें तो पीछे जो 2x2 का डिटर्मिनेंट बच जाए वो कौन सा है, 2 0 -1 और 5। इसको बेटा लिखते हैं। तो आपके पास क्या बच रहा है, 2 0 -1 और 5। अब आपने 2x2 के 3 डिटर्मिनेंट्स हैं, इनको सॉल्व करना है और आंसर ले आना है। 2x2 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई, दरम्यान में नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें 0, 5 को 1 से 5, बीच में नेगेटिव साइन, माइनस माइनस +1 इंटू 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, -1 को 1 से -1, फॉर्मूले वाला माइनस +1 कर देगा। देन +2 as it is 2 को 5 से मल्टीप्लाई, 2 5s are 10, -1 इंटू 0 0, तो +0 बचेगा। समझ आ रही है बात की? जी सर। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा रह गया है कि कैसे। 3 इंटू 0 -5 का आंसर -5 हो जाएगा, +1 इंटू 2 +1 कितना हो जाएगा, 3, +2 टाइम्स 10 + 0 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। हाँ, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 20 ही आता है ना।
20 जी सर। आता है ना, क्या हो गया? फिर क्या होगा? 3 को -5 से मल्टीप्लाई, -15, 3 को 1 से, +3 एंड देन +20। तो सम करने पर कितना बना? -15 +23। तो टोटल आंसर आपका 8 आ गया, राइट? जी सर। तो 8 तो 0 के इक्वल नहीं है, 8 नॉन जीरो है। तो हमने डिसीजन लेना है कि मैट्रिक्स सिंगुलर था या नॉन सिंगुलर है। तो ए, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इसलिए आप ए के बारे में कह देंगे कि जो ए है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। समझ आ रही है बात की? ए जी इज सर। नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो इस तरह इसी प्रोसीजर से आपने बेटा इसका जो फर्स्ट है वो इस मेथड से खुद से ट्राई करना है। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कीजिएगा रो 1 से एक्सपेंड करके, और आंसर चेक कीजिएगा सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। ठीक है, तो मैं इसका थर्ड और फोर्थ में से कोई एक पार्ट सॉल्व करवाऊंगा, तो बताएं कौन सा सॉल्व करवाऊं? सर फोर्थ पार्ट। फोर्थ मैं करा देता हूँ, थर्ड आप कर लीजिएगा, ठीक है? तो गिवन मैट्रिक्स को ए का नाम लेना है, फिर हम ए का डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। तो मैं डायरेक्ट वर्टिकल लाइन लगाने लगा हूँ। 2 -एयोटा 1, एयोटा 3 एंड -2, -2 +एयोटा एंड एयोटा +3 एंड -3 आ जाएगा। ये 3 × 3 का डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो रो 1 से ही एक्सपेंड कर लें इसको भी। जी सर। ठीक है, तो एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1, तो एक्सपेंड करवाएं जरा, कैसे एक्सपेंड करते होते हैं? एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1। रो 1 की पहले फर्स्ट एंट्री फर्स्ट कौन रो सी है? फर्स्ट कॉलम को क्लिक करके जी, फर्स्ट रो 1 की फर्स्ट एंट्री लिखते हैं, वो आपके पास 2 है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करें, पीछे क्या बचेगा? -2 3 माइनस -2 आयोटा +3 एयोटा +3 -3। -3 बचेगा। बीच में नेगेटिव साइन आता है, फिर रो 1 की सेकेंड एंट्री आप लिखेंगे -एयोटा, -एयोटा लिखें, और -एयोटा जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करें, तो पीछे आपके पास क्या बचेगा? चेक करके बताएं जरा। आयोटा एयोटा -2 माइनस प्लस आयोटा -2 +एयोटा -3। -3 बचेगा। रो 1 की थर्ड एंट्री 1 है, वो लिखें। 1 जिस रो जिस कॉलम में इसको डिलीट करें, क्या आंसर आएगा? आयोटा बिल्कुल ऐसा ही है, आयोटा एयोटा 3 -2 -2 प्लस +एयोटा आयोटा +3। एयोटा +3 आ जाएगा, ठीक है? अब आप 2 × 2 के डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे और आंसर सिंप्लीफाई करेंगे। तो 2 × 3 को -3 से मल्टीप्लाई -9, और -2 को एयोटा +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो बेटा प्लस हो जाएगा ना। फिर 2 को एयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा 2 एयोटा, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? Yes, जी sir. सर। मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर दिया है। -1 को -एयोटा से मल्टीप्लाई करें तो एयोटा एयोटा माइनस माइनस प्लस एयोटा हो जाएगा। फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई, एयोटा को -3 से मल्टीप्लाई -3 एयोटा, फिर ये वाला -2 फॉर्मूले वाला माइनस से एक कैंसिल हो जाएगा, +2 बचेगा। +2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, फिर 2 को एयोटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर तो +2 एयोटा ही आएगा, राइट? जी सर। ठीक है, मैं कैलकुलेशन डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझ आ रही है आपको? एक माइनस फॉर्मूले वाले माइनस की मदद से एडजस्ट कर रहा हूँ, ओके? जी सर। Yes, sir. अच्छा, +1 इंटू, फिर अयोटा को अयोटा +3 से मल्टीप्लाई, अयोटा को अयोटा से, अयोटा स्क्वायर अयोटा को 3 से, +3 अयोटा, बीच में नेगेटिव साइन, माइनस -3 को -2 से, तो माइनस माइनस तो +6 हो जाएगा। फिर -3 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 अयोटा बनेगा। समझ आ रही है या एक्सप्लेन करूं इस चीज को? जी सर। समझ आ गई है? जी सर। अच्छा, अब इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व करें। तो 2 इंटू -9 +6 का आंसर -3 बचेगा, -3 +2 एयोटा। अगेन यहाँ पे भी रियल को रियल से सॉल्व करें और इमेजिनरी को इमेजिनरी से।
-3 आयोटा प्लस 2 आयोटा का आंसर, माइनस आयोटा और -4 एज इट इज, +1 इंटू आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, -1 +6 +5 आ जाएगा आपके पास, और 3 आयोटा -3 आयोटा से कैंसिल होकर 0 बन जाएगा। तो टोटल आंसर आपके पास 5 बना। समझ आ गई? जी सर। Yes, sir. अच्छा, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 को -3 से मल्टीप्लाई -6, 2 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई, 2 2 4 आयोटा, फिर आयोटा को माइनस आयोटा से, माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा को -4 से, -4 आयोटा, फिर 1 को 5 से, तो +5 आ जाएगा। अब एक काम ये करेंगे, रियल और इमेजिनरी को आप सोल्व कर दें बेटे। सॉरी, ये ना, ये असल हालत है। अच्छा, +4 आयोटा -4 आयोटा से कैंसिल हो रहा है, चेक कर सकते हैं आप, राइट? ठीक है, +4 जी सर। आयोटा -4 आयोटा से कैंसिल, और ये आपके पास बच रहा है -6, और आयोटा स्क्वायर क्योंकि -1 होता है तो वो माइनस माइनस तो +1 हो जाएगा, राइट? बिकॉज एक नेगेटिव है यहाँ पे, और +5 सिंप्लीफाई करें, -6 +5 का आंसर -5, और ये +5 एज इट इज, -5 +5 कितना हो गया? 0। समझ आ गई बात की? जी डिटर्मिनेंट सर। का Yes, आंसर sir. 0 के इक्वल आ गया है। इट मींस कि जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स कैसा है? द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। डिसीजन हमने ले लिया विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ गया। इट मींस कि ये जो मैट्रिक्स है ये कौन सा है? ये आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके या नहीं? जी Yes, सर। sir. समझ आ गई बात की या नहीं समझ आई? Yes, sir, समझा। आगे चलूं? जी। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो काम है वो कुछ ऐसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वो आपको एक्चुअली क्या कहते हैं उसको, वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेम्डा सच दैट द गिवन मैट्रिसेस आर सिंगुलर। इसका मतलब वो आपसे बेटा ये कह नहीं रहा कि चेक करो कि सिंगुलर है या नहीं है, वो कह रहा है कि भाई सिंगुलर है, आप सिंगुलैरिटी को लेके चलो, और जो इसमें अननोन वैल्यू आ रही है वो कैलकुलेट करके बताओ। मींस के जो लेमडा आ रहा है वो कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है? फर्स्ट और सेकंड में से एक मैं सॉल्व करूंगा, एक आप करेंगे। कौन सा मैं सॉल्व करवाऊं? फर्स्ट। आप फर्स्ट आप बेटा खुद कीजिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? सेकंड इसका मैं सॉल्व करवाने लगा हूं आपको। सेकंड में 2 लैम्डा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, फर्स्ट आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, रो ठीक 1 है से सर। एक्सपेंड कर लीजिए। आप लेट कर लें कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो ए है, तो ए आपके पास किसके इक्वल है? लेमडा 2 0 2 1 3 लेमडा 2 एंड 1, ये आपके पास मैट्रिक्स है। अब देखें वो कह रहा है कि मैट्रिक्स सिंगुलर है, तो आपने ये रीजन देनी है कि सिंस ए इज सिंगुलर। आप चेक तो नहीं करना ना, क्योंकि सिंगुलर तो है, ये बात उसने कही हुई है। तो सिंगुलर की डेफिनेशन ही ये है कि अगर सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल। तो आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए को 0 के इक्वल लेके चलना होगा इस क्वेश्चन में। आपकी राइट हैंड साइड 0 लिखी होनी चाहिए। पिछले क्वेश्चन में राइट हैंड साइड कोई नहीं थी, राइट हैंड साइड हम 0 लेकर आए थे, ठीक है? इस क्वेश्चन में सिंगुलर है, ये बात वो कह रहा है, इसलिए ए डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल रखना है और सॉल्व करना है, ठीक है? तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट करें। ए मैट्रिक्स कौन सा है? लेमडा है, 2 है, 0 2 1 3 लेमडा 2 एंड 1 इक्वल टू 0। राइट साइड को बेटा साथ लेके चलना है, अदरवाइज आपके क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो गलत हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई है? मैट्रिक्स जी सिंगुलर सर। था, डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 लेके चल रहा हूं। अब इसको सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन आपके पास बनी हुई है, एक्सपेंड कर दे रो 1 से, तो आप डिटर्मिनेंट का आंसर कैलकुलेट कीजिएगा एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1। रो 1 की फर्स्ट एंट्री लिख रहा हूं, लेमडा जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करें तो 1 3 2 और 1 1 बचेगा, 2 1। बीच में नेगेटिव साइन, फिर रो 2 की सेकंड, रो 1 की सेकंड एंट्री 2 लिखें, 2 फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम में उसको डिलीट करें, तो 2 3 लेमडा और 1 बचेगा वो लिख दें।
तो आपके पास क्या बच रहा है, 2 3 लेमडा एंड 1 बचेगा। फिर आपके पास दरम्यान में प्लस, फिर 0 लिखेंगे। जो भी डिटर्मिनेंट बचा उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है बेटा, उसमें तो वैसे ही खत्म हो जाना है। अगर आप अपनी ख्वाहिश से लिखना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। राइट साइड में 0 है। अब आप 2 + 2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करें। लेमडा एज इट इज, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, बीच में नेगेटिव साइन, 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6 -2 इंटू 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, लेमडा को 3 से मल्टीप्लाई तो -3 लेमडा हो जाएगा, प्लस 0 खत्म और इक्वल के राइट साइड में 0। समझ आ गई बात की? जी सर। लेमडा 1 - 6 का आंसर -5 हो गया। -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें बेशक, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, -2 को -3 लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस +3 लेमडा इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करें तो क्या बन रहा है, -5 लेमडा, और ये 3 लैम्डा तो नहीं होगा, 6 लैम्डा होगा। या आप ठीक कह रहे हैं, 3 2 6 तो ये 6 लेमडा बनेगा, ठीक है। 3 2 6 लेमडा, तो -5 लेमडा प्लस 6 लेमडा इक्वल टू 0। -5 प्लस 6 लेमडा कितना बचेगा, प्लस लेमडा, -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4 को राइट साइड में लेके जाएं तो लेमडा इक्वल टू 4, ये आपका आंसर आ गया। समझ आ गई? जी सर। अच्छा, इसमें नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का 4 का थर्ड और फोर्थ पार्ट है। इसमें से कौन सा मैं सोल्व करवाऊं? फोर्थ। फोर्थ मैं सोल्व करवाऊंगा, उसी प्रोसीजर से आप इसका थर्ड खुद सोल्व करेंगे, ठीक है। जी सर। तो फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट जरा चेक करें। थर्ड आपका होमवर्क होगा बेटा, उससे आपको समझ आ जाएगी कि आपको क्वेश्चन समझ आया या नहीं, ठीक है। तो अब लेट कर लें कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो ए है, तो मैं यहाँ पे ही इसको ए का नाम दे देता हूँ, ठीक है। ए आपका ये वाला मैट्रिक्स है। तो इस ए के बारे में बेटा उसने बात कही हुई है कि ए इज सिंगुलर। क्वेश्चन में कही हुई है, जो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है ना, उसमें उसने क्या हुआ है कि ए इज सिंगुलर। अगर ए सिंगुलर है तो इस ए बेचारे का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0। इट मीन्स के डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0। तो यहाँ पे फिर ए की वैल्यू पुट कर दें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या बन रहा है, 2 + आयोटा 1 6 2 लेमडा 1 3 0 एंड 2, दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। इक्वल के राइट साइड को लेके चलना है जी, यानी सुन रहे हैं? जी सर। अच्छा ठीक है, तो ये मैंने ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 लेके चला हूं। अब क्या करें, इसको रो 1 से एक्सपेंड करें। तो रो 1 की फर्स्ट एंट्री कौन सी है, 2 + लेमडा है बेटा, आप चेक कर लें। 2 + लेमडा जो है ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में। इसको डिलीट करें तो पीछे लेमडा 1 0 और 2 बचेगा, इसको लिखते हैं, ठीक है। तो रो 1 की फर्स्ट एंट्री लिखने के बाद बचेगा क्या, लेमडा 1 0 एंड 2, फिर बीच में नेगेटिव साइन। फिर रो 2 की सेकंड एंट्री लिखनी है, सेकंड एंट्री फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, इसको डिलीट कर दें। जो बचेगा 2 1 3 2 बचेगा, इसको लिख दें। तो पीछे आपके पास बच रहा है रो 1 की सेकंड एंट्री 1, पीछे क्या बचेगा, 2 1 2 1 3 एंड 2। क्या ये ठीक लिख रहा हूं मैं? दरम्यान में प्लस, फिर थर्ड एलिमेंट यस 6। सर। 6 जो है वो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, उसको डिलीट करें बेटा। तो मेरे ख्याल से बचना चाहिए 2 लेमडा 3 एंड 0। इक्वल के राइट साइड में 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका जो डिटर्मिनेंट है वो 3 × 3 के में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम कैसे, जरा चेक करें। तो बनेगा 2 + आयोटा टाइम्स लेमडा को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 लेमडा बच रहा है, बीच में -1। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 बच रहा है, दरम्यान में +6। फिर 0 को आप बेटा अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 0 और 3 को लेमडा से मल्टीप्लाई करें तो -3 लेमडा बच रहा है और राइट साइड में 0। क्या ये बात समझ आ गई?
जी सर। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 लेमडा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लेमडा, 2 लेमडा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा एंड लेमडा बनेगा। फिर -1, 4 -1 का आंसर बेटा 1 बचेगा, प्लस 6 -3 लेमडा बचेगा ना। तो -3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस माइनस होके -18 लेमडा बचेगा। ठीक है, तो थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन और चाहिए है कि 4 लेमडा प्लस 2 आयोटा लेमडा -1 एंड -8 लेमडा इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ आ गई आपको? जी सर। अच्छा, अब आप ऐसे करेंगे जिन टर्म्स में बल्कि कुछ सॉल्व तो हो सकता है ना कि 4 लेमडा -18 लेमडा, तो ये कितना बचेगा? -14 लेमडा बचना चाहिए बेटा सुलन, राइट? +2 आयोटा लेमडा माइनस -1 इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ आ गई? नहीं समझ आई? जी जी सर, सर समझ में आ आप। गए। अच्छा, अब आप ऐसे करें कि -1 को राइट साइड में ले जाएं तो क्या बच रहा है? लेफ्ट साइड में -14 लेमडा +2 आयोटा लेमडा, और राइट साइड में 1 हो जाएगा बिकॉज के लेफ्ट साइड में -1 है, तो राइट साइड में जाएगा तो -1 हो जाएगा, राइट? हमें तो लेमडा कैलकुलेट करना है ना, तो इसलिए लेफ्ट साइड से लेमडा हम कॉमन ले लेते हैं। पीछे क्या बचेगा? -14 +2 आयोटा बचेगा, और राइट साइड में 1। समझ आ गई बात की? लेमडा जी कॉमन सर। लिया। अच्छा, अब आप जी लेफ्ट सर। साइड में ये कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड में जाके डिवाइड करा दें तो लेमडा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -14 +2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो लेमडा की वैल्यू आ गई है, लेकिन डिनोमिनेटर में आयोटा तो नहीं अच्छा होता, इसलिए हम इसको रेशनलाइज करेंगे। तो बनेगा -14 +2 आयोटा है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दें -14 -2 आयोटा और डिवाइड भी कर दें -14 -2 आयोटा के साथ। समझ आ गई? जी सर। और -14 -2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -14 -2 आयोटा। नीचे a+b और a-b वाला फॉर्मूला बेटा यूज करें तो a का स्क्वायर, a आपके पास है -14, तो -14 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b आपके पास है 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। बीच में नेगेटिव साइन आता है, a² - b²। क्या ये बात समझ आ गई या एक्सप्लेन करने की जरूरत है? यस जी सर। सर। एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ये समझ आ गई? आगे समझ में सर। आ गए। समझ आ गई, ठीक है। -14 -2 आयोटा डिवाइडेड बाय -14 का स्क्वायर लें बेटा, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव और 14 का स्क्वायर चेक करें क्या 196 आता है? 196। 196 आता है। बीच में नेगेटिव, 2 का स्क्वायर 4 और फिर आयोटा का स्क्वायर होगा। और आप चेक कर सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर तो -1 के इक्वल होता है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें तो क्या बन रहा है? -14 -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 196 आयोटा स्क्वायर -1, वो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +4 बच जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन और रह गई है कि लेमडा इज इक्वल टू -14 -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 202 बच रहा है। ठीक है, तो 202 को 14 पे डिवाइड करें, आंसर बताएं क्या आएगा? 14/202 सर ये -14, 200 है। सॉरी, हाँ 200 बच रहा है ना, 202 किसने लिख दिया? ठीक है, 200 बच रहा है। -14 को 200 पे डिवाइड करें, आंसर क्या आएगा? -7/100। -7/100 आएगा। और 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1/100 आ जाएगा, राइट? -1/100। तो 1/100 आयोटा, तो ये आपके लेमडा की वैल्यू आ गई है। समझ आ गई है? जी सर।
ठीक है, तो ये आपके पास जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है आपका। इसमें जो 3 है, थर्ड और फर्स्ट आपका होमवर्क है, ठीक है। बाकी एक नया मेथड है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें आप इनवर्स फाइंड करना है, तो वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, क्लास का टाइम कम रह गया है, वो फिर हमने नेक्स्ट कल क्लास आपकी रखूंगा ना मैं आपके साथ, बिकॉज बीच में एक क्लास स्किप हुई है, तो कल क्लास लूंगा, ठीक है। जी सर। तो कल की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे। ओके, Yes, sir. ओके सर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया, उसको आप सॉल्व कीजिएगा।